हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हुए फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने को फिर से हाजिर है डीएनए ब्लॉक के टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कलर आयन के बारे में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर आयन क्यों फॉर्मेशन करते हैं, क्यों कलर फॉर्मेशन होगा उनके पास। कल जैसे रिसेंट टॉपिक में हमने बात की थी कि डी के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये पांचों की पांचों ऑर्बिटल एक्चुअली करती क्या है, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो 5 ऑर्बिटल हैं, ये पांचों की पांचों ऑर्बिटल क्या करेंगी, हायर एनर्जी में जाएंगी और डीजनरेट हो जाएंगी। डीजनरेट का मतलब ये रिएक्शन करने के लिए तैयार है, अब लिगेंड्स के अप्रोच के लिए तैयार है। लिगेंड्स क्या होते हैं, इससे नेक्स्ट यूनिट को जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छे से देख लेंगे। और होता क्या है कि ये जो 5 ऑर्बिटल हैं, इनमें से 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी की हैं और 2 ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी की हैं। जो 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी की हैं वो एक एनर्जी गैप को कवर करती हैं और जो 2 ऑर्बिटल हैं वो अलग एनर्जी गैप में जाती हैं। मींस कि 3 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी में, 2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी में Eg एंड T2g बैंड गैप फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन थे, मान लेते हैं कैसा था, या फिर किसी एक में भी थे, पांचों में ना होकर के किसी एक में थे, डिजनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन की, स्प्लिट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा और बैरियर को क्रॉस करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि इस टाइम इसकी एनर्जी E1 है और ये जो ऊपर जाएगा तो एनर्जी रहेगी E2, और ऊपर कब जाएगा, जब एनर्जी को गेन करेगा तो ऊपर जंप करके जाएगा। अब देखिए जो E1 से E2 के बीच में डिफरेंस आया, E2 माइनस E1, ये आ गया डेल्टा E, चेंज इन एंथैल्पी। अब हमने बात की कि जो चेंज इन एंथैल्पी है वो, तो ये जो एनर्जी गैप है इसको कवर करेगा और चेंज इन एंथैल्पी आएगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू आता है, और जो E है वो हमने यहां लिखा डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, बिकॉज न्यू फ्रीक्वेंसी होती है सी बाई लैम्डा के बराबर। मेरे को यहां से लैम्डा निकालने हैं तो लैम्डा आएगा एच सी अपॉन डेल्टा E, ये रहता है, ठीक है। तो ये आपसे हमने रिसेंट टॉपिक में क्लास में डिस्कस किया था कि कलर क्यों शो करेगा, और इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं डी ट्रांजिशन। तो अब सिंपल सा हमारा क्वेश्चन रहेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर आयन क्यों फॉर्मेशन करते हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स और कलर आयन। ये कलर कॉम्प्लेक्स और कलर आयन फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो मोस्टली अपने कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जरा उनकी तरफ एक नजर डालते हैं। मैंने कहा स्कैंडियम की बात की, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d0 4s0 लगेगा। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक भी नहीं है, एस के अंदर भी एक भी नहीं है, and the formula of magnetic moment is n into n plus 2 mu, यूनिट होती है बहुत मैग्नेटो। इस फॉर्मूला को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स, डी ब्लॉक कंपाउंड्स के लिए। अब देखिए यहां n जो है, n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। n यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी इनकी वैल्यू आ जाएगी।
एक भी नहीं है, n की वैल्यू जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, और जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आता है सब्सटेंस डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सब्सटेंस क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा आता है, मैंने एग्जांपल लिया निकल 2 पॉजिटिव का। निकल 2 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक हो गया पैरामैग्नेटिक, इस बारे में हम चर्चा करें। तो जो निकल 2 पॉजिटिव है उसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? आर्गन 18, 3d8, 4s 0। दो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल गए। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? एक भी नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। डी में 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मींस अगर फॉर्मूला में रखे तो यहां आते हैं 2 + 2 √8 आंसर आ जाता है हमारा। ठीक है, और जो √8 है उसकी वैल्यू अगर रखें तो 2.79 समथिंग आएगी अप्रोक्सीमेट। देखिए ट्रिक मैं आपको बता देता हूं कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे तो फॉर्मूला से तो कैलकुलेट करना ही है, लेकिन एग्जैक्टली अगर करें तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैल्यू आप यहां लिख दो, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 7 से 9 तक की कोई भी वैल्यू पॉइंट के बाद आप लगा सकते हो, 2.7 2.8 और 2. अप्रोक्सीमेट यही आंसर होगा आपका हर केस में। मैंने एक एग्जांपल और दे दिया आपको और कहा कि Fe3 पॉजिटिव आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कीजिए। तो यहां सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है। आर्गन 18, 3d5 4s 0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 पॉजिटिव की 5.87 समथिंग अप्रोक्सीमेट इसकी क्या आएगी? वैल्यू आएगी। आप देख सकते हो कैसे, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है तो n 5 + 2 √35, और √35 की वैल्यू 5.87 समथिंग आएगी। ठीक है, और अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो और भी हम आगे कैलकुलेशन देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है, और प्रैक्टिस करके देखिएगा। नहीं आता है समझ में कुछ टॉपिक तो आप मेरे से कैसे भी, मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में डाल करके, मेरे व्हाट्सएप पे करके, या फिर इंस्टा फेसबुक जहां भी आप करके मेरे से कांटेक्ट करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक हमारा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने बात कर ली। अगर मैग्नेटिक मोमेंट कुछ आता है तो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट अगर 0 आता तो कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर लेता हूं कि जिंक 2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। यहां की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 3d10 4s 0। 3d10 का मतलब कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 10, 1 2 3 4, हो गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 0 + 2 आंसर 0 डायमैग्नेटिक। तो सब्सटेंस अपना डायमैग्नेटिक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है। उसके बाद अगले टॉपिक पे अगर चले तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने बात कर ली। मैग्नेटिक मोमेंट के बाद आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एक यूनिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक की इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं देखिए। देखिए डी ब्लॉक आते हैं इन द मिडिल ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के बीच में है। इधर एस ब्लॉक एलिमेंट्स बैठे हैं, इधर बैठे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। और जनरल ट्रेंड्स की अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट साइज होता है डिक्रीज,
लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा तो हमें देखने को यहां क्या मिलता है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं वो क्या है, लार्ज है डी से, एंड पी ब्लॉक्स आर स्मॉल देन डी ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि एस की संख्या भी कम है तो यहां हम चर्चा बहुत कम करने वाले हैं, यहां से प्रोडक्ट भी बहुत कम बनाएगा डी के साथ। ये पी ब्लॉक एलिमेंट डी के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन करने की क्षमता रखते हैं। अब मैं कहता हूं कि डी का साइज ये है क्योंकि ज्यादा बड़े साइज के, और डी के लार्ज साइज की वजह से पी ब्लॉक के छोटे एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट्स इनके इंटरस्टिशियल साइट्स में रखे जा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने कहा कि लाइक बोरॉन, कार्बन, बोरॉन और कार्बन जैसे स्मॉल एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स में ऑक्यूपाई हो सकते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स there are a number of interstitial sites are vacant। interstitial sites vacant ऑलरेडी होती ही हैं, लेकिन यहां साइज ज्यादा है तो इंटरस्टिशियल साइट भी ज्यादा रहेगी। और इंटरस्टिशियल साइज की वजह से यहां जो डी बोरॉन और कार्बन जो छोटे एलिमेंट्स है वो इजीली ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या कहा जाएगा? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड डेंसर होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट से, डी से डेंसर होंगे। दूसरा, इनकी डेंसिटी हाई होने की वजह से ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रखने की क्षमता रखते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी क्या मिलेगी? हाई मिलेगी। इंटरस्टिशियल के बाद अगला जो आता है एक यूनिक प्रॉपर्टी और डी ब्लॉक के पास है जो सबसे ज्यादा यही फॉर्मेशन करते हैं, और यूनिक प्रॉपर्टी में मैं किसका नाम ले रहा हूं अभी? अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय की बात हम करेंगे। अलॉय हिंदी में बात करें तो मिश्र धातु के नाम से जानी जाती है। नाम से पता चल रहा है मिश्र धातु, दो धातुओं का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इन ए फिक्स रेशियो, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन ए फिक्स रेशियो। अब देखिए कि ऐसा क्या होगा कि जो मिक्सचर है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का हुआ, और वो डी ब्लॉक में ही क्यों हुआ? भाई पी में भी तो हो सकता था, एस भी तो थे, उनमें भी तो हो सकता था, डी में ही क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है, फर्स्ट चैप्टर इसी के फर्स्ट लेसन में, डी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट लेसन में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। मैग्नीज रहेगा, सॉरी, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट्स बताए थे। एलिमेंट नंबर 21 से लेकर के 30 तक के मैंने एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स की बात की थी, और यहां 30 तक आ गया। और ये भी बताया था कि जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो इनका एटॉमिक साइज है क्या रहेगा? क्रोमियम तक डिक्रीज। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यहां रहेगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और यहां हो जाता है इंक्रीज। ठीक है, अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? देखिए, अलॉय का मतलब होता है कि दो एलिमेंट ऐसे जिनको आपस में क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए। लेकिन मिक्स करे तो कंडीशन क्या हो? मैंने आपसे कहा कि ये हैं डी के कोई एलिमेंट्स,
एग्जाम्पल ले लिया हमने कॉपर या फिर निकल और क्रोमियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये मेरे पास है निकल, ठीक है, और ये मेरे पास इधर आ गया क्रोमियम। एलिमेंट क्रोमियम इधर मैंने आपके सामने दिखा दिया, ये क्रोमियम है। मैंने कहा इन दोनों को गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करना है, और दोनों के दोनों को लिक्विड स्टेट तक ले जा करके मिक्स कर देना, क्योंकि हम मिक्सचर बना रहे हैं तो मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो नया रिजल्ट हमारे सामने निकल के आया वो क्या आएगा? देखिए, दोनों एलिमेंट लगभग सेम साइज के एटम्स को रखते हैं, और सेम साइज के एटम्स को रखेंगे, इट मींस यहां से कोई भी एलिमेंट कहीं भी ऑक्यूपाई कर सकता है स्पेस को, फिक्स नहीं है कि सिर्फ क्रोमियम ही आएगा, कहीं निकल आएगा, कहीं क्रोमियम आएगा, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी हो सकते हैं। एंड रिजल्टेंट जो अपना आया, ये निकल और क्रोमियम की जो धातु बनी, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बना, इसको बोल लेंगे निक्रोम अलॉय। अपने पास क्या फॉर्मेशन हुआ? निक्रोम अलॉय। अब देखिए, इसमें ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपसे कहा कि अगर मान लेते हैं क्रोमियम की जो एटम है वो छोटा है और निकल का एटम बड़ा है, तो क्या स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता था? क्या जगह में फिट हो सकते थे? इजीली दोनों एटम्स आपस में इंटरमिक्स आसानी से हो जाते? नहीं हो पाते। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किसी जगह में बैठा हूं, तो उस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए ऑलमोस्ट मेरे ही साइज का व्यक्ति चाहिए। एक 2 साल या 4 साल के बच्चे को बैठाओगे तो एक जगह खाली रहेगी, जितनी जगह में मैं बैठा था उससे ज्यादा जगह वहां बच जाएगी। समझ रहे हो? और अगर मेरे से भी ज्यादा हेल्दी बंदा बैठेगा तो वो जगह कम बढ़े, यानी कि लगभग हमारा साइज सेम होना चाहिए एटम्स को रिप्लेस करने का, मुझे रिप्लेस करने का। और साइज सेम होने की वजह से ही, क्योंकि यहां प्रॉपर्टी थी डी के पास कि उनका लगभग साइज सेम था, और साइज सेम होने के कारण क्या होगा, ये इजीली अलॉय फॉर्मेशन कर सकते थे। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को लेकर के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उसकी पहले से मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अगला टॉपिक, अगली क्लास हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जिन बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा चाहिए वो नेक्स्ट क्लास को जरूर अटेंड करें, वो एपिसोड बिल्कुल मिस ना करें, वो क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगली क्लास हमारी K2Cr2O7 की प्रिपरेशन को लेकर के होगी। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की पढ़ेंगे प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है K2Cr2O7 और KMnO4 की प्रिपरेशन। कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, किन रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, ये सब हम आपसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बने रहिए अपने चैनल विजय सर के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जिनको +2 रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रीवियस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, तो आप हमारी वीडियो को शेयर करके उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले डेली क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी पढ़ाई मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर योर सपोर्ट।